ईटी मनी के सीओओ संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर क्लियरली हमारा जो फोकस है वो फंड्स या निवेश की ओवरलैपिंग का है, जिसको हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत दर्शक हैं जो बहुत सारे फंड्स पोर्टफोलियो में जोड़कर बैठे होते हैं और बाद में उन्हें समझ में नहीं आता कि इतने सारे फंड्स जो उन्होंने जोड़े हैं उसके बावजूद भी वो मुनाफा ज़्यादा क्यों नहीं कमा रहे हैं। आसान भाषा में अगर मुझे ओवरलैपिंग समझनी हो तो वो क्या होगी? कविता, ओवरलैप एक साइड इफेक्ट है बहुत सारे फंड्स खरीदने का। जब हम बहुत सारे फंड्स खरीदते हैं, आईपीओज में पैसा लगाते हैं, खुद से स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं, कभी कोई एडवाइजर या फ्रेंड या कोलीग रिकमेंड करेगा या कोई एक्सपर्ट की अनाउंसमेंट टीवी पे होगी, तो हम लोग एक और फंड शामिल कर लेते हैं पोर्टफोलियो में, कोई एनएफओ का। तो इसका साइड इफेक्ट होता है कि हम एक शॉपिंग कर रहे होते हैं बेस्ट फंड्स या बेस्ट आइडियाज की, जो कि उस टाइम पे बेस्ट होते हैं। लेकिन जब हम खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, वो मोस्टली हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो आइडियाज होते हैं शॉर्ट टर्म की और इन्वेस्टमेंट्स होती है लॉन्ग टर्म की। तो ये आइडियाज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कंबाइन होकर हमारे पोर्टफोलियो में एक्चुअली इतने ज्यादा स्टॉक्स हो जाते हैं कि ये एक इंडेक्स फंड के जैसे काम करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो ऐसा बन चुका होता है कि आपके पास ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स ज्यादा होते हैं जो आउट ऑफ फेवर मार्केट में है। तो फिर इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनका रिटर्न कम आ रहा है, जो कि आएगा ही, क्योंकि वो एक ओवरलैप के साइड इफेक्ट का शिकार हो चुके हैं। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? ओवरलैप का मतलब ये है कि आप मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट करके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। तो ये डाइवर्सिफाइड नहीं है, ये ओवर डाइवर्सिफाइड है। तो ओवर डाइवर्सिफाइड में क्या होता है कि आपके हर फंड मैनेजर के पास सेम तरीके के स्टॉक्स हो रहे होते हैं। जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो आप सोचते हैं कभी एक फंड मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो दूसरा कर लेगा, अगर एक स्टॉक नहीं चला तो तीसरा चल लेगा। लेकिन जब आप 10-15 फंड्स खरीद लेते हैं, तो अगर यूनिवर्स जो फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए होती है वो टॉप 200, टॉप 300 या टॉप 500 मैक्सिमम स्टॉक्स होते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, तो सब फंड्स में कॉमन स्टॉक्स होते हैं। तो अगर हर फंड में स्टॉक्स एक जैसे हैं और एक तरीके की इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो रिटर्न भी सेम ही आएंगे। और रिटर्न जब सेम आएंगे तो आपको लगेगा कि कोई ओवर परफॉर्मिंग फंड मेरे पास है ही नहीं। तो ये एक बहुत ज्यादा साधारण साइड इफेक्ट है इंडिया में इस टाइम पे काफी निवेशकों का। और अगर आप 10-15 फंड्स खरीदते तो आपको क्वेश्चन समझना चाहिए कि ओवरलैप कैसे अवॉइड किया जाए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप हमें उदाहरण देकर समझाएं कि आखिर ओवरलैपिंग, ओवर डिवर्सिफिकेशन का केस कैसे सामने आता है। सो कविता, अगर आपको एग्जाम्पल से समझना है तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की डेफिनेशन क्या है सेबी के हिसाब से। तो सेबी की म्यूचुअल फंड कैटेगरी रेगुलेशंस बोलते हैं कि इंडिया के टॉप 100 स्टॉक्स को बोला जाता है लार्ज कैप। इंडिया के 101 नंबर से लेके 250 के नंबर के मार्केट कैप स्टॉक को बोला जाता है मिड कैप, और 251 ऑनवर्ड्स बोला जाता है स्मॉल कैप। तो अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से फंड मैनेजर को कम से कम 80% अपने पैसे एक लार्ज कैप स्टॉक्स में ही लगाने पड़ते हैं। तो अगर आप एग्जांपल लीजिए, कोई एक म्यूचुअल फंड हो लार्ज कैप, बड़ा नामी और अच्छे परफॉर्मेंस वाला, और उसमें 10,000 करोड़ का पैसा मैनेज हो रहा है इन्वेस्टर्स का। अब 10,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ कंपलसरी लार्ज कैप स्टॉक्स में ही जाएंगे, जबकि लार्ज कैप की डेफिनेशन है टॉप 100 स्टॉक। तो मतलब 8,000 करोड़ आपके टॉप 100 स्टॉक्स में ही जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं जा सकते। बाकी 20% सेबी छूट देता है, आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं। तो जब आप पूरे फंड्स देखेंगे, इंडिया में इस टाइम पे करीब 40 के आसपास लार्ज कैप फंड्स होंगे। ये 40 के आसपास जो लार्ज कैप फंड्स हैं, ये सभी ये टॉप 100 स्टॉक्स को पे ही लिमिटेड है, ये उनसे बाहर नहीं जा सकते 80% ऑफ द पोर्टफोलियो के टाइम पे। तो अगर कॉमन सेंसिकल हम सोचेंगे तो हम समझेंगे कि हर फंड के पास सिमिलर स्टॉक्स रहेंगे, और आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो देखेंगे 60-70%, एट टाइम्स 75% जो स्टॉक्स होते हैं वो अक्रॉस और लार्ज कैप कॉमन होते हैं। अगर आप उदाहरण के तौर पे किसी पोर्टफोलियो को ब्रेक डाउन करेंगे
तो देखेंगे कि इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, ये कॉमन स्टॉक्स हर पोर्टफोलियो में रहेंगे। तो अगर आपके नॉर्मल स्टॉक्स जो हैं पूरे पूरे मिला के 50-60% सबके पास कॉमन है, तो 50-60% ऑफ द टाइम्स पोर्टफोलियो सबके लिए कॉमनली रिटर्न जनरेट करेगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज है होना, बिकॉज सिर्फ टॉप 100 स्टॉक्स में ही आपको लगाना है और 80% आपको पैसा वहां पे खर्च करना है अपना। अगर आप मिड कैप देखेंगे तो वहां पे 150 स्टॉक्स हैं। तो अगर आप डेटा एनालाइज करेंगे, जैसे हम लार्ज कैप का देखा, तो उसमें आप देखेंगे तो 30 से 40% स्टॉक्स कॉमन होते हैं हर मिड कैप फंड्स में। आप कोई भी उठा के 2 फंड उठा के देख लीजिए, आपको 30 या 40% स्टॉक्स कॉमन ही मिलेंगे। आप स्मॉल कैप में जाके देखिए, अब स्मॉल कैप में देखेंगे तो आपको देखिएगा कम से कम 15 से 20 से 25% सब, कभी कभी 30% स्टॉक्स कॉमन होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप लार्ज कैप में मोर देन वन फंड ले रहे हैं तो आप शायद डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 100, और हर फंड मैनेजर को पैसा वहीं लगाना है, और 60 to 70%, 80% पोर्टफोलियो कॉमन है। तो आप अगर 2 फंड खरीद भी लेंगे तो आपको रिटर्न अलग नहीं मिलेगा। और मिड कैप में आप जाएंगे तो शायद आप 2 फंड खरीद सकते हैं, और 2 के ऊपर मत करिए क्योंकि 40% स्टॉक्स कॉमन है। स्मॉल कैप में आप बोल सकते हैं कि ओवरलैप बहुत कम है तो मैं थोड़े ज्यादा पैसे या ज्यादा फंड खरीद लूंगा, लेकिन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा लगाते नहीं है। कभी भी 20 या 30% के ऊपर आपका पूरा पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप में नहीं जाता है। तो वहां पे 3 फंड लेके आप ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएंगे फिर से। तो आपको लार्ज कैप तो एक ही फंड खरीदना चाहिए, मोस्टली इंडेक्स में खरीदना चाहिए। मिड कैप में आप 2 फंड खरीद सकते हैं अगर आपको डाइवर्सिफाई करना हो तो, और स्मॉल कैप में 2 फंड के ऊपर मत खरीदिए, ये आप डेटा से देख के प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर मैं कोर पोर्टफोलियो की मैं बात करूँ, आपने मेजर कैटेगरीज अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रखी है और अगर वो वेल डाइवर्सिफाइड है, उसके बाद अगर आप एक सेक्टर फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, तो क्या इस स्थिति में भी आपका निवेश रेपिटेटिव होता है? एज आई मेंशन, मेरे बिगिनिंग की टॉपिक बिगिनिंग मैंने मेंशन किया था कि इन्वेस्टमेंट आइडियाज शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो सेक्टर फंड्स एक शॉर्ट टर्म आइडियाज होती हैं। अगर आप सेक्टर फंड्स को परमानेंटली पोर्टफोलियो में शामिल कर देंगे तो आपको हमेशा वो एक सेक्टोरल या कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पैदा करेगा पोर्टफोलियो के अंदर। तो अगर आप सेक्टर फंड्स खरीद रहे हैं, जो कि नहीं खरीदना चाहिए इन आवर ओपिनियन एज ईटी मनी, तो आप उसको देखिए कि कौन से सेक्टर का फंड खरीद रहे हैं आप। तो अगर आप एक लार्ज कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, या लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 70-80% पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है, और आप अगर एक बैंकिंग सेक्टर फंड खरीद रहे हैं, तो वो आपके लिए उचित नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी 35% निफ्टी में वेटेज देता है। अगर आप कोई भी लार्ज कैप फंड उठाएंगे तो 25% के आसपास हमेशा आप बैंकिंग सेक्टर में ही देखेंगे कि उसका पैसे लगे पड़े हैं। तो अगर ऑलरेडी आपके पैसे का 25% लगा पड़ा है बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में, तो आपको एक सेक्टर फंड खरीदना नहीं चाहिए, ये हम बोलेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर पर अवॉइड करिए। तो आप पहले देखिए कि आपके ऐसे जैसे बैंकिंग एग्जांपल हमने लिया, आप देखिए कि बाकी पोर्ट सेक्टर में आपका अलोकेशन क्या है। जहां पे आपको लगता है कि आपका अलोकेशन बहुत कम है, फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी का वेटेज हेल्थ केयर में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 8% के आसपास है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में, बिकॉज आपके पास ऐसे फंड्स हैं उसमें सिर्फ 3 या 4% फार्मा या हेल्थ केयर कंपनीज पड़ी हुई हैं, तो आपको लगेगा कि आपको शायद एक फार्मा फंड खरीदना चाहिए, तो आप खरीदिए, लेकिन ये देख के करिए कि आप कब तक उसको होल्ड करेंगे। वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो आप पहले तो अंडरस्टैंड करिए कि कौन से सेक्टर में आप अंडर एक्सपोज्ड हैं, उन्हीं सेक्टर का एक सेक्टर फंड खरीदिए, नहीं तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। ये तो बात हुई है इक्विटी की, लेकिन संतोष, क्या डेट में भी हम इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि आपका निवेश ओवरलैप नहीं हो और ओवर डाइवर्सिफिकेशन के आप शिकार नहीं हो? क्या यही नियम हम डेट पोर्टफोलियो जब डिज़ाइन कर रहे हों तब क्या लागू होते हैं? कैसे समझाएंगे आप? इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर नहीं बोल पाएंगे कविता, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो आप बोल रहे हैं वो डेट फंड में भी एप्लीकेबल होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इंडिया में AAA रेटेड कंपनीज बाय डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा नहीं है।
तो 80% जो एसेट्स होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, वो ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स में ही लगाना पड़ता है फंड मैनेजर को। तो अगर आप 80% कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ले रहे हैं जो 80% ट्रिपल ए कंपनीज में लगा सकता है, तो यूनिवर्स हर फंड मैनेजर के लिए कॉमन हो जाएगा वापस, जो कि लार्ज कैप का हमने एग्जांपल लिया। जैसे टॉप 100 स्टॉक्स ही लार्ज कैप कहलाते हैं, वैसे ही चुनिंदा कंपनीज ही ट्रिपल ए कहलाती हैं। तो ट्रिपल ए में सब लोग 80% लगा रहे हैं, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप स्ट्रांग होगा। तो कोई जरूरत नहीं है आप मल्टीपल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड खरीदें। सेम चीज अप्लाई होगी शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में भी। अगर शॉर्ट टर्म फंड देखेंगे तो उनका ड्यूरेशन मैनेजमेंट करना पड़ता है 2 या 3 साल के पेपर्स में, तो शायद वहां पे आपको बहुत डाइवर्सिफाइड परफॉर्मेंस मिल सकता है, लेकिन बिकॉज ड्यूरेशन कंट्रोल्ड रहता है तो ज्यादा यील्ड्स नहीं मिल पाती फंड मैनेजर को, तो इसलिए वहां पर भी फायदा नहीं पड़ेगा मल्टीपल शॉर्ट टर्म फंड लेके। हाँ, अगर आप क्रेडिट रिस्क फंड में बिलीव करते हैं, जो कि ईटी मनी विल नॉट रिकमेंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्रेडिट रिस्क फंड खरीदना, तो आप शायद वहां डाइवर्सिफाई करिए, क्योंकि क्रेडिट रिस्क फंड्स में बाय डेफिनेशन फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा होता है यील्ड के लिए, और वो क्रेडिट रेटिंग को ज्यादा बियॉन्ड अ पॉइंट बॉदर नहीं करते हैं। तो हर फंड मैनेजर का अलग अलग स्टाइल होता है एक क्रेडिट रिस्क फंड को मैनेज करने का। तो आप वो फंड ले सकते हैं, उसमें शायद आप 2 फंड लेंगे तो आपका ओवरलैप का चिंता नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग स्ट्रेटजी आ रही होगी। तो डेट फंड्स में आप स्ट्रेटजी को डाइवर्सिफाई करवाइए, ना कि फंड के थ्रू। तो आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड लीजिए और एक शॉर्ट टर्म फंड लीजिए, जो दैट आपको एक 2 से 5 साल के ड्यूरेशन में इंटरेस्ट रेट भी प्ले करने को मिले और क्रेडिट रेटिंग पे भी प्ले करने को मिले। चलिए, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि कैसा आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए जहाँ पे ओवरलैपिंग भी नहीं हो, जो वेल डाइवर्सिफाइड भी हो। श्योर कविता। सो बुनियादी तौर पे हम देखेंगे तो डेटा के हिसाब से अगर आप एनालाइज करें तो लार्ज कैप फंड में तो आपको 2 फंड नहीं खरीदने चाहिए। हमेशा लार्ज कैप आपके पास एक ही फंड होना चाहिए, और जितना हो सके आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं। निफ्टी 50 फंड ले लें या निफ्टी 100 फंड इंडेक्स फंड ले लें, दोनों आपको सिमिलर परफॉर्मेंस देंगे लॉन्ग टर्म में, मोर और लेस। निफ्टी 100 में थोड़ा निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आपको मिल जाता है, अबाउट 30% निफ्टी नेक्स्ट 50 मिल जाता है उसके अंदर आपको। तो आप निफ्टी 100 या निफ्टी 50 इंडेक्स फंड खरीदें फॉर लार्ज कैप। मिड कैप स्मॉल कैप के लिए आप डेटा देख के बताएंगे, तो अगर आपकी राशि ज्यादा है पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए, आप 10 से 15 हजार रुपए की एसआईपी कर रहे हैं हर महीने, तो फिर आप शायद अफोर्ड भी कर पाएंगे कि आपके पास 2 मिड कैप फंड हो। नहीं तो आप अगर 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ऐसा होगा कि शायद आप मिड कैप में 1500 से या 2000 से ज्यादा लगा ही नहीं पाए पैसा। तो अगर आप उतना कम पैसा लगा रहे हैं तो 2 मिड कैप फंड लेके फायदा नहीं पड़ेगा आपको कुछ भी ज्यादा, तो आप एक मिड कैप फंड लीजिए। अगर आपकी राशि ज्यादा है तो आप 2 मिड कैप फंड ऐड करिए। सिमिलरली स्मॉल कैप में हमने देखा कि उसमें भी 20 से 30% का ओवरलैप होता है, तो उसमें भी ओवरलैप है, तो और उसमें हम लोग अलोकेशन कम रखते हैं स्मॉल कैप में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो उसमें कम कर रहे हैं अलोकेशन, तो उसमें भी आपको 2 स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक फ्लेक्सी कैप फंड प्रेफर किया है लार्ज कैप की जगह पर, तो आपको लार्ज कैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्लेक्सी कैप बाय डेफिनेशन 70% से 75 से 80% हमेशा लार्ज कैप में ही रखते हैं, तो फिर से आपको ओवरलैप का प्रॉब्लम हो जाएगा पोर्टफोलियो में। तो अगर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड खरीद रहे हैं तो आप लार्ज कैप को अवॉइड करिए, मैं बोलूंगा। और आपने फ्लेक्सी कैप लिया तो थोड़ा आपको मिड कैप मिलेगा उसके अंदर, तो आप फिर स्मॉल कैप पे फोकस करिए ज्यादा, और उसमें 2 फंड लीजिए और मिड कैप एक ही फंड लीजिए। ये अगर अब फाउंडेशन बेसिस पे हम बोलूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, लेकिन रियल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग तभी हो पाएगी जब हम इन्वेस्टर्स को समझें, उनकी गोल्स को समझें। और डेट फंड के हिसाब से अगर आप पूरा लास्ट 20 ईयर्स का डेटा एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म कैटेगरी में इन्वेस्टेड रहने से हमेशा आपका पैसा ठीक ठाक बनता है। बाकी कैटेगरीज में कभी ज्यादा बनता है, कभी कम बनता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप डेट फंड्स में ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें चीजों को, या फिर एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड लें या एक शॉर्ट टर्म डेट फंड लें, या फिर अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक डायनेमिक बॉन्ड फंड ले सकते हैं। ऐसा हम ईटी मनी से एडवाइस करेंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.